मंजूर में प्रत्यख चोन सितम ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ए दिल बर दिलदारो मत यारो गुलजारो बेयारो म्योनत बन। फोक सॉन्ग्स की ऑथेंटिसिटी उसकी कहानी में ही होती है। और मैंने जो अपनी पहली एल्बम है साउंड्स ऑफ कश्मीर, वो जो रिवायती हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो रिवायती हमारी जो फोक ट्रेडिशंस हैं, उसमें संतूर है, रबाब है, उसमें कश्मीरी सारंगी है, वो सब मैंने यूज़ किया है कंटिन्यूसली अपने म्यूज़िक में, ताकि वो एक मिट्टी की जो हमारी खुशबू है, हमारी कश्मीर की ज़मीन की जो बात है, असली है, वो उसमें खालिस रहे। तो मेरी जर्नी जो रही है, मैं एक ट्रू ब्लड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। मैंने आज तक मैं जहाँ भी पहुँची हूँ, मैं आज तक किसी लेबल के साथ साइन नहीं हुई हूँ। जो भी हुआ है मैंने, मतलब इसको बोलते हुए मैं काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ कि मैं जहाँ हूँ आज अपने ही बलबूते पे हूँ। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सीन है, ये आपको खुद ही बनाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत हिम्मत और करेज लगती है। आजकल के जो गाने बन रहे हैं, 2 मिनट के गाने, 3 मिनट के गाने, वैसा गाना नहीं है। आर्ट इज़ अल्टीमेटली अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। इट इज़, यू डू इट व्हेन इट वर्क्स, you do it when it doesn't work, you do it when you don't feel like it, you do it every single day, and don't wait for anyone else to come and say that, validate you. The minute you are dependent on that validation, वो आपके अंदर से ही motivation will not stay, बिकॉज कोई आपको वैलिडेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? खुद करो, क्योंकि आप आर्ट के बगैर जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। आबा हंजूरा सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक एहसास है। उनकी आवाज़ में कश्मीर की वादियों की रूहानी महक, लोकगीतों की मिठास और मॉडर्न म्यूज़िक का दिलचस्प फ्यूज़न सुनाई देता है। वो सिर्फ कश्मीरी और हिंदी तक महदूद नहीं बल्कि पंजाबी, डोगरी और कई अदर लैंग्वेजेस में भी अपनी गायकी का जादू बिखेरती हैं। सूफियाना अंदाज से लेकर इंडी पॉप की दुनिया तक उनका सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। आज डाइवर्स डायलॉग पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वो ख़ास आवाज़ जिसने कश्मीरी फोक म्यूज़िक को नई रूह, नए अंदाज और एक अनोखी पहचान दी। नाम है आबा हंजूरा। मैम, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू, शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी म्यूज़िकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, या ऐसा कोई लम्हा था कि आपको यही करना था? शुरुआत तो ऐसे हुई, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वक्त में ज़िंदगी के संगीत आता गया लाइफ में। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुई, और मेरी माता जी जो हैं वो गाती हैं खुद, तो उन्होंने मेरी आवाज़ डिस्कवर की थी। उन्होंने खुद शास्त्रीय संगीत सीखा है पंडित शंभुनाथ सोपरी जी से, तो उन्हें पता था कि मेरी बेटी भी गाती है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत खुद सिखाया, फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग में डाला, और ये सब जम्मू में हुआ। हम उसके बाद करते करते हालात कुछ ऐसे रहे नहीं कि संगीत के बारे में मैंने सोचा नहीं खास। लेकिन इंडियन आइडल आया और मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया, और मेरे दोस्तों ने कि तुम्हें तो इधर जाना ही जाना है, ऑडिशन देना ही है। तो करते करते मैंने उसे खुश करने के लिए किया, लेकिन देखते देखते मैं आखिरी के कुछ फाइनलिस्ट में थी। तो उधर से मुझे पहली बार आवाज़ के बारे में कि लाखों लोग आते हैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में, और बहुत लोग आते हैं, और उसमें मतलब एक तरीके से वैलिडेशन मिलना कि चलो आप जो गा रहे हैं, आपकी आवाज़ में कुछ बात है, लोगों तक पहुंच सकती है। बहुत फेम आता है इंडियन आइडल जैसे शो की वजह से, बहुत रिकग्निशन आती है। तब टेलीविज़न में बहुत कम ऐसे शोज़ थे, तो बट मैं बहुत छोटी थी, 17-18 साल की जब ये हुआ, तो मेरे लिए एक बहुत ही ऐसा अनुभव था कि मुझे पता नहीं था कि इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और करते करते बात ऐसी कुछ बनी नहीं कि मैं बॉलीवुड की तरफ उतना झुकाव था नहीं। तो मुझे हमेशा पता था कि अपनी ही कहानी कहनी है, अपने संगीत से, अपनी बातों, अपने अपने म्यूज़िक से। तो मैं एक कॉर्पोरेट करियर की तरफ गई, और फिर वहाँ से एक संगीत की तो कमी थी हमेशा से लाइफ में, तो वापस आई। एक लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि किसी तरीके से संगीत पता था कि यही करना है, और धीरे धीरे अपना एक बैंड स्टार्ट किया, सोफिस्टिकेशन।
और कश्मीर गई और वहाँ से एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आई कि मुझे ये था कि अपनी अपनी ही मिट्टी की जो बातें हैं वो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। एक आर्टिस्ट की तरह एक अपना नैरेटिव है जो मतलब आपका बन जाता है या आप बनाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने। ऐसी कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ़ आप ही कह सकते हैं क्योंकि वो आपकी अपनी मिट्टी की बातें हैं। तो मैंने जब हालात कश्मीर में तब भी इतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि लोग क्यों खाली हमारे बारे में एक जब कश्मीर की बात करते हैं तो खाली नेगेटिव परसेप्शन आता है या फिर बहुत अलग तरह का परसेप्शन आता है। तो मैं चाहती थी थोड़ा चेंज करें और मेन स्ट्रीम में इसको लेके आएँ और हमने अपनी पहली एल्बम बनाई आभा हंजूरा एंड द साउंड्स ऑफ कश्मीर, और उसमें एक गाना है हुक्कुस बुक्कुस जो बहुत बड़ा हिट हुआ। तब द रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज़ दे से। बहुत शानदार। आपकी जो आपने जर्नी की बात की वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है, धन्यवाद। और देखा जाए तो आप एक जानी-मानी सिंगर हैं आज के वक़्त में। आपने कश्मीरी फ़ोक म्यूज़िक को और म्यूज़िकल आइडेंटिटी बनाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मुझे इंस्पिरेशन अपनी मिट्टी से ही मिली। मैं कहूँगी कश्मीर जो मेरा होमलैंड है वहीं से आई, क्योंकि मैं एक ऐसे वक्त पे कश्मीर वापस गई जब एक आई वाज अ फुल ग्रोन अडल्ट। उसके बाद वक्त ऐसा था कि मुझे मैं खुद जम्मू कश्मीर में पली बड़ी हूँ बट जम्मू में, नॉट इन कश्मीर। मैं पैदा वहाँ हुई थी लेकिन 90s में जो हुआ उसके बाद हमारी फैमिली भी जम्मू आ गई थी। तो मेरा भी एक रिश्ता कश्मीर के साथ डायरेक्ट नहीं था, कल्चर के साथ, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें बहुत जोड़ के रखा। ये आई थिंक हम उस जनरेशन को क्रेडिट बहुत बड़ा जाता है और ड्यू है कि उन्होंने अपने सब बच्चों को कश्मीर के साथ कल्चरली काफ़ी जोड़ के रखा। उससे मैं थोड़ी सी इंस्पायर्ड तो थी, लेकिन जब मैं वापस कश्मीर गई और वहाँ के लोगों से मिली और वहाँ की कहानियाँ सुनी और हर तरह से समझ आए कि दुख और सुख सबने बहुत ही इक्वल अमाउंट्स में पेन झेली है अपने अपने तरीक़ों से। तो मैं चाहती थी कि हम थोड़ा डायलॉग पॉजिटिव करें कश्मीर की तरफ। तो वहाँ से इंस्पिरेशन आई और मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं कश्मीर में थी, अपना हमारा एक घर हुआ करता था, मकान हुआ करता था। वहाँ हम जब गए थे तो वो बहुत इमोशनल जर्नी थी मेरे लिए, उसको रिविज़िट करना अपने पेरेंट्स के साथ। तब मैंने सोच लिया था कि मैं थोड़ा कुछ खुशी की बातें, अच्छी बातें, लोग कश्मीर के बारे में सोचे तो कुछ मतलब महक आए, तो पॉजिटिविटी की आए, वो मैंने कहीं न कहीं सोचा था और वो हुआ। और मैंने कहा था, अपने आप से कहा था कि वापस आके एक दिन यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करूँगी और वो भी भगवान की दया रही कि वो भी हुआ। मैं कुछ सालों में ही 3-4 साल में वापस गई कश्मीर और हमने एक बहुत बड़ा शो किया जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक कॉन्सर्ट था कश्मीर में। एंड फॉर मी एज अ आर्टिस्ट टू गो बैक टू माई ओन होमलैंड, इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। उसके बाद से तो मुहिम चली रही है और अब बहुत कुछ हो रहा है। जैसा आपने शोज़ की बात की, एक जो ख्वाब था वो मुकम्मल हो चुका है। तो आपने कश्मीर में कहाँ-कहाँ परफ़ॉर्म किया, और इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया कहाँ-कहाँ परफ़ॉर्म कर चुकी हैं अभी तक? मैं कश्मीर में मैंने बहुत ही माइनस डिग्रीज़ में, जिसे कहते हैं कि -7 और -5 और स्नोफॉल में भी परफॉर्म किया है। अभी जनवरी में मैं 2 महीने पहले मैं कश्मीर में परफॉर्म कर रही थी पहलगाम में, और वो बिल्कुल ही माइनस का वक्त, और हम जब स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और मैं स्टेज पे थी, एक टाइम पे बहुत खूबसूरत बर्फ़बारी, उसी समय स्नोफॉल स्टार्ट हुआ और वो मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था। हालाँकि वो एक्सपीरियंस मुश्किल था क्योंकि मैं उस माइनस डिग्री में थोड़ी तबीयत ख़राब थी और बट बहुत लोग वहाँ बहुत प्यार करते हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपनी ऑडियंस को कहीं न कहीं मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। और हालाँकि मैं खुद उस हालात में नहीं थी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ एज़ अ आर्टिस्ट, लेकिन लोग बहुत प्यार से आए थे उस कॉन्सर्ट के लिए। कश्मीर में लोग बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने खुद को किसी तरीके से हमने पुश किया और वो हमारा बहुत सक्सेसफुल कॉन्सर्ट हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। आवाज़ चली गई थी 1-2 दिन पहले, वापस आ गई मतलब वो तो भगवान की दया है और बहुत मज़ा आया। फिर हमने कश्मीर में पहलगाम में, गुलमर्ग में, SKICC जो श्रीनगर में है, वहाँ परफॉर्म किया और भी बहुत सारी जगहों में। हिंदुस्तान से बाहर मैंने सिंगापुर, थाईलैंड, काफ़ी जगह पे परफॉर्म किया है और अभी मैं दिल्ली कुछ कॉन्सर्ट्स के लिए ही आई हूँ। तो स्टेज इज़ माय फर्स्ट लव। मुझे लगता है कि मैं आई वाज़ बोर्न टू बी ऑन स्टेज
आई रियली फील द मोस्ट अलाइव ऑन स्टेज। मतलब मुझे लगता है कि वही मेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पूजा और सब कुछ है मेरे लिए वो। तो मेरा बैंड है सोफिस्टिकेशन, और उसके साथ जब भी हम स्टेज पे होते हैं हम हमेशा लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जिसमें उन्हें हर तरह की इमोशंस फील हो, फ्रॉम जुबिलियंस टू ट्रांस टू हैप्पीनेस टू इमोशन सोलफुल। तो अब हमारा जो बैंड है वो कबीर से लेके लल्लेश्वरी तक, जो क्योंकि नाम है सोफिस्टिकेशन, तो सूफ़ी और फोक और संगीत जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है उसके हम बहुत इंटरप्रिटेशंस करते हैं, लेकिन एक पॉप अंदाज में, एक ऐसे नए अंदाज में कि छोटे छोटे बच्चे और आजकल का जो यूथ है उसको भी वो चीज़ें, उसको भी वो अच्छा लगे सुनने में। तो कबीर से लेके लल्लेश्वरी तक का सफ़र चल रहा है, और मेरे अपने गाने जो हैं जो बहुत फोक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो मैं खुद ओरिजिनल्स बनाती हूँ, वो भी हम परफॉर्म करते हैं। और हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे कॉन्सर्ट में हर कोई खुशी से जाए। अगर बिल्कुल। मेरी मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है कि अगर मैं स्टेज पे हूँ और मेरे शो पे कोई आया है, तो अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस 1 घंटे के लिए तो भूल जाए और बिल्कुल खुशी से जाए। और एक आर्टिस्ट है जो किसी को अगर कुछ दे सकता है तो वो वही है कि यू कैन गिव देम एन एस्केप, एंड आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू दैट विद माई म्यूज़िक। सो अभी जो हमारे दिल्ली में शोज़ हुए उसमें भी बहुत लोगों ने बहुत मज़ा इन्जॉय किया, और जब लोगों की खुशी देखती हूँ तो मुझे भी एज एन आर्टिस्ट बहुत खुशी मिलती है। सामने से जब खुशी आती है तो अपने आप ही खुशी महसूस होने लगती है। जी। आपने कश्मीर की बात की और कश्मीर से हैं भी आप, ताल्लुक़ रखती हैं। बर्फ़ गिर रही है, वो खुशगवार मंज़र, और ठंड भी महसूस हो रही है। कैसा लगता है उस टाइम? उस समय ऐसा लगता है कि ठंड भूल जाते हैं हम। मतलब मैं खुद सोच रही थी कि हमारे जो बैंड में सब बैंड मेंबर्स हैं, जब हम वहाँ पहुँचे और जब हम एयरपोर्ट से निकले और फिर जो ठंड महसूस हुई, और तब तक वो एकदम बुखारियाँ चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब गरम हीटिंग। स्टेज पे जाके ना कोई हीटिंग है ना कुछ है, और माइनस भी उतना ही है, और आप कितने भी कपड़े पहन ले, ठंड जो वो माइनस है वो माइनस ही रहता है। लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि एक बहुत ही एक लाइव परफॉर्मर की जो ज़िंदगी है, स्टेज पे कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आप आई रियली फील आउट ऑफ बॉडी अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम ऑन स्टेज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग रंग में ढल जाती हूँ। जो हमारी एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा होता है दूसरे लोगों के साथ। तो वो सब भूल जाते हो फिर आपकी क्या तबीयत और क्या मौसम और क्या हालात। मेरे मेरे लिए वो मंज़र ही ऐसा है कि मैं उसे हमेशा याद रखूँगी कि मैं स्टेज पे हूँ और बर्फ़ गिर रही है और मैं गा रही हूँ और पीछे पहाड़ है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सोलफुल एक्सपीरियंस है जिसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ। बचपन से कौन से आर्टिस्ट और सॉन्ग्स इंस्पिरेशन हैं आपकी? मैंने बहुत आर्टिस्ट को सुना है, मैं हर तरह के आर्टिस्ट को सुनती हूँ। मेरा लिसनिंग रेंज बहुत है, वाइड है। तो नुसरत जी से लेके नोरा जोन्स तक मैं सबको सुनती हूँ। लेकिन जगजीत साहब को मैंने बहुत सुना एज एन आर्टिस्ट जब मैं एज अ चाइल्ड, क्योंकि वो हमें विरासत में मिले। जैसे उन्हें हमारे माँ बाप बहुत फॉलो करते थे, वो उनके जनरेशन के एक ऐसे सितारे और ऐसे एक आर्टिस्ट जो निकल के आए, जिन्होंने उनकी जनरेशन से बहुत क्लोजली बात की, तो वो उन्होंने हमें भी विरासत में दिए। तो हमने बहुत सुना जगजीत जी को, और मेरे को लगता है कि उनको सुन सुन के मैंने बहुत सीखा है। उसके अलावा आबिदा जी और नूरजहान, मुसर्रत नज़ीर, उनको मैं बहुत सुनती हूँ। और लता जी, आशा जी तो हम सुन सुन के ही बड़े हुए हैं। वो मुझे लगता है सरस्वती का ही रूप है। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बाहर आजकल के आर्टिस्ट को भी बहुत सुनती हूँ। तो इंस्पिरेशन कहूँगी कि ऐसा कोई एक नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं आभा हांजुरा ही रहूँ, ओरिजिनल रहूँ हर तरीके से, कि कोई मुझे ये ना कहे कि आप इस जैसे हैं। क्योंकि मैं मेरी कहानी बहुत अलग है। मेरा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बहुत यूनिक है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत रंग हैं, बहुत कलर्स हैं। तो वो किसी और के जैसा कभी हो भी नहीं सकता, इसलिए मैंने कोशिश भी करी है कि किसी के जैसा ना रहे, लेकिन अपने जैसा रहे, और सबसे कुछ का कुछ आप सीखते रहें। वो आपके गानों में झलक भी नज़र आती है उन लोगों की। जी। कश्मीरी फ़ोक म्यूज़िक और मॉडर्न फ्यूज़न को किस तरह से ब्लेंड किया? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मॉडर्न फ्यूजन एक मुझे ऐसा लगता है कि
folk music does not only belong in museums and art centers, and it really belongs to the people, and it has to become, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए फ्रेश रहेगी, हमेशा के लिए कंटेम्प्रेरी रहेगी, क्योंकि ये हमारे ही लोगों की बात है। लोगों फोक म्यूज़िक लोगों की अपनी बात होती है। लेकिन मेरे म्यूज़िक में फ़ोक का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें एक पॉप की काफ़ी झलक है, क्योंकि मैं एक यंग मॉडर्न आर्टिस्ट हूँ, और मैं हर तरह के इन्फ्लुएंसेस अपने म्यूज़िक में लेके आती हूँ, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो अभी वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस हैं जो चल रही हैं, और जो मुझे पसंद है खुद। मेरा भी अभी भी जो मेरा लेटेस्ट गाना आया है, मैंने हमेशा से अपने म्यूज़िक को एक बहुत ही एक्लेक्टिक एनवायरनमेंट में सोचा है, जिसमें फ़ोक का इन्फ्लुएंस है, मिट्टी की खुशबू है, लेकिन है वो बहुत मॉडर्न और बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो दिल बरो जो मेरा नया गाना है, जिसको हमें बहुत प्यार मिला है लोगों से, वो उसमें बहुत ही यूनिक अवतार है ऑफ आभा हंजुरा। यू कैन से इट्स अ 2.0 वर्जन, यू कैन ऑल्सो से दैट it's a blend of pop with real rooted folk sensibilities, and that is India to the world for me. अगर हमें ग्लोबल सोचना है और हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी आपकी क्या बात है जो आप किसी और से कह सकते हैं, तो वो उसमें लैंग्वेज, जिस तरह के हमने शब्द यूज़ किए हैं, जैसा वो गाना लिखा गया है और उसको जैसा प्रोड्यूस किया है, और उसका जो विजुअल एस्थेटिक है, वो लोगों तक बहुत पहुंचा, लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी साउंड में भी काफ़ी इवॉल्व कर रही हूँ विद दिल बरो, और क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया, हमने हमसफ़र अभी लॉन्च किया है कुछ दिन पहले, और जिसमें हमें बहुत जो कश्मीरी भाषा नहीं समझ सकते, तो वो अब हमसफ़र गुनगुना सकते हैं, और उसमें उन्हें वही एस्थेटिक, वही कश्मीर की, मेरे म्यूज़िक में कश्मीर एक बैकड्रॉप नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो इट्स द हार्ट ऑफ द म्यूज़िक। सो आप म्यूज़िक वीडियो हमने कश्मीर में शूट किया, बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स, और मैं चाहती थी कि कश्मीर को वैसे दिखाऊं जैसे पहले नहीं देखा गया है, तो वो हमने कोशिश की इस वीडियो में, लोगों तक भी वो बात पहुंची, बहुत मज़ा आया। इसमें हमने पॉपुलर एक्टर्स कृष्णा कौल और शीन दास को फीचर किया है, और उन्हें भी और हमारी ये जो टीम थी, उन्होंने बहुत मेहनत करके कुछ बहुत नया और अनोखा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। शायद ये फेब में रिलीज़ हुआ गाना, जी। और सेटअप भी जैसा आपने जिक्र किया कश्मीर में हुआ, शानदार विजुअल के साथ रिकॉर्ड हुआ। अब जब इतनी बात हो गई है तो दर्शकों के लिए दिल बरो हो भी जाए। जी बिल्कुल। देवान करस में चैन गमन, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, मंजूर में प्रतख चोन सितम, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ए दिल बर दिलदारो, मत यारो गुलजारो, बेयारो म्योनत बन, जानानो दिलदारो, छस चालान तूफानो, फरियादस म्योनिस सन, में हजोलुथ लोल बदा, दरिया है दिल तेरी याद का, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र, फिरूं मैं दर 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 बदर, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुपर। शुक्रिया। बाकमाल आवाज़ आपकी, थैंक यू। दूर से ही सुनाई देती है। जी, माइक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब जब फ़ोक सॉन्ग की बात हो रही है, फ़ोक म्यूज़िक की बात हो रही है, जब फ़ोक सॉन्ग की ऑथेंटिसिटी को आप कैसे मेंटेन करती हैं? और साथ ही साथ उसमें जब कॉन्टेम्पोरेरी एलिमेंट्स आप ऐड करती हैं, किस तरह से देखती हैं आप इस चीज़ को? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली यही है कि फ़ोक सॉन्ग्स की ऑथेंटिसिटी उसकी कहानी में ही होती है, और मैंने जो अपनी पहली एल्बम है साउंड्स ऑफ कश्मीर, वो जो रिवायती हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो रिवायती हमारी जो फ़ोक ट्रेडिशंस हैं, उसमें संतूर है, रबाब है, उसमें कश्मीरी सारंगी है, वो सब मैंने यूज़ किया है कंटिन्यूअसली अपने म्यूज़िक में, ताकि वो एक मिट्टी की जो हमारी खुशबू है, हमारी कश्मीर की ज़मीन की जो बात है, असली है, वो उसमें खालिस रहे, और वो लोगों तक पहुंची भी, क्योंकि बट उसको हम अपने नए अंदाज में उसको थोड़ा सा और अलग करके, उसको एक ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस के साथ मिक्स करके
क्योंकि म्यूज़िक एक ग्लोबल लैंग्वेज है और किसी ने शायद उतना ना सोचा हो कि जिप्सी फोक म्यूज़िक और रबाब साथ में कैसा लगेगा। तो हमने जब वो मिक्स करके किया तो वो एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन गया विच इज़ हुक्स बुक्स। एंड टुडे दैट सॉन्ग इज़ ऑल्सो नाउ अ पॉप कल्चर मोमेंट। द मोमेंट दैट सॉन्ग बिकेम पॉपुलर, तो धीरे धीरे उसको वेब सीरीज से लेके फिल्मों तक, वो फैमिली मैन में भी है गाना और फिल्मों में भी, बॉलीवुड में भी उसको बहुत अडेप्ट किया गया है इवेंचुअली। एंड टुडे लॉट ऑफ पीपल नो हुक्स बुक्स, जो उन्हें एज अ वर्ड या एज अ वो लल्लेश्वरी की फ़िलॉसफी है, उसका कश्मीर के ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल रूट्स में उस वो गाना हमारे रूटेड है हमारे लिए। मेरे लिए मेरी दादी गाया करती थी, तो मेरे लिए वो एक बचपन की याद है, उसको मैंने रिविज़िट किया और ऐसे किया कि 2 अलग-अलग संगीत के ट्रेडिशंस को मैं मिक्स करके कुछ नया बनाऊँ और फिर उससे वो एक ऐसा फिनोमेना बना कि आगे और बॉलीवुड तक गया या फिर अलग-अलग लोगों ने उसको फिर और इंटरप्रेट किया। बट आज लोगों को हुक्कुस-बुक्कुस पता है। हिंदुस्तान में बहुत लोग ये 2 वर्ड्स अब समझने लगे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है हमारी लैंग्वेज के लिए, हमारी हमारी कल्चर के लिए, क्योंकि ये इतने साल पहले जब मैंने पहल की थी इसमें, तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये भाषा भी अलग होती है बिल्कुल। कश्मीरी। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम हैप्पी दैट देयर इज़ अ बिगिनिंग। जब इस गाने की बात हो रही है हुक्स बुक्स की, जब आपने ये रिकॉर्ड किया था, आपको शायद ये अंदाज़ा था ये इतना वायरल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था। और यही एक्चुअली एक ऐसा मोमेंट था कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गाना इतना हिट इतना जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी बात है जो एज़ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं बाकी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी कहना चाहती हूँ कि सच ये है कि आपका संगीत लोगों तक कब, कैसे और कहाँ कनेक्ट और कैसे होगा, ये आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने उसको वैसे ही बनाया था जैसे मैंने और बहुत सारे गाने उससे पहले बनाए हैं, उसके बाद बनाए हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो वायरैलिटी है और ये गाना लोगों तक किस लिए ज़्यादा क्यों पहुंचता है, उसमें कुछ ऊपर वाले की बात और कुछ गाने की अपनी जर्नी और कुछ उसकी मंजिल और कुछ वो सब बहुत चीज़ें होती है। मेरे लिए वो बिल्कुल ही बाकी सब गानों जैसा था, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे आज भी याद है जब वो वायरल हुआ था, वो ओवरनाइट ही हुआ था, 2-3 दिन में ही हो गया था। और ऐसा नहीं था कि ये कुछ देर बाद सडनली लोगों ने सुना, जैसे गानों के साथ होता है। बिल्कुल। बट मतलब 4-5 दिन हम सोए नहीं, हमने कुछ खाया नहीं, ऐसा था। इतना मैडनेस था उस गाने का और अभी तक है और आज तक लोग उसको डिस्कवर करते हैं, आज तक नए-नए लोगों तक वो गाना पहुँचता है। तो संगीत तो वही है, दैट इज़ व्हाट आर्ट इज़, इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्कवर्ड फॉर इयर्स लेटर ऑल्सो आफ्टर इवन आर्टिस्ट इज़ maybe gone. So yes, I am happy that that happened with जब that इतनी song. बात हो गई तो गाना भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस उन्नुम बत्तुक्लुद्दुम देग हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस उन्नुम बत्तुक्लुद्दुम देग श्वास किच किच वामनु ब्रह्मंजारन पोइन छुक्कुम टिक्किस टेक्का बन्नी क्यों हो हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस मोहब्बत्तुक्लुद्दुम देग श्वास किच किच वामनु ब्रह्मंजारन पोइन छुक्कुम टिक्किस टेक्का बन्नी क्यों हो। वाह कमाल, वाह कमाल। थैंक यू। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या यादें जो आपकी कह सकते हैं डीपली इन्फ्लुएंस करती हो कंपोजिशन को? मुझे लगता है ये कॉम्पोजिशन इज़ लाइक ये हम सब जो ज़िंदगी जीते हैं ना, उससे बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी गानों में वो आ जाता है, आप चाहो ना चाहो। और ये गाना कंपोज करना एज अ कंपोज़र, आई कैन से कि ये एक बहुत ही बड़ी आमद होती है, ऊपर वाले की एक आमद है ये, मैं इसको तो मानती हूँ कि हम कुछ नहीं करते, हमसे होता है। हमारे आर्टिस्ट आर अ वेसल ऑफ गॉड्स यूनिवर्सल मैसेज। आई फील दैट वे कि मगर ये होता है कि कभी कभी मैं अगर बनाने बैठूँ गाना, कोशिश करूँ, शुरू में ऐसा नहीं होता था कि मैं ऐसा कर पाती थी, तो वो वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ आता है। आप अपने सॉन्ग राइटिंग पे कितना काम करते हैं एंड आप उसको एज अ स्किल कितना डेवलप करते हैं। आज ऐसा है कि हाँ, मेरे को अगर कोई कल रात को फ़ोन किया और बोलें कि आप हाँ 2 दिन में गाना चाहिए, तो मैं बना सकती हूँ।
अब ऐसा हो गया इतने साल बाद विद ऑल द वर्क दैट आई हैव डन इन टू माई क्रिएटिविटी। जो मैंने किया अभी रिसेंटली, अभी एक हमने एक गाना बनाया, एक जिंगल बनाया और वो वायरल हो गया। 2 दिन में बनाया था उसको, 1 डेढ़ दिन में लिखा, 20 मिनट में कंपोज किया। और ऐसे भी गाने हैं जिनके ऊपर मैंने 6 महीने काम किया है और वो गाने फिर भी नहीं बनते। तो इसमें कोई साइंस या वो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक ऊपर वाले की आमद है, ये आपके अंदर एक भगवान की देन होती है उसको, लेकिन आप उसको कितना रिफ़ाइन कर सकते हैं, आप उसे कितना आगे उस पे काम कर सकते हैं। अलग अलग गानों में अलग अलग अपना, जो आपने पूछा कि आपकी अपनी एक्सपीरियंस कैसे आती है। मेरा एक गाना है मेरे मकान। मेरे मकान एक मेरा बहुत पर्सनल गाना है। वो गाना हमारी कहानी से, एज अ रिफ्यूजी इन एग्जाइल, यू नो, दैट इज़ द सॉन्ग दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय दैट स्टोरी। दैट इज़ अ वेरी पर्सनल स्टोरी और वो मेरी ही कहानी नहीं है। मेरे मकान, मेरे मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे भाई, हर किसी, मतलब हम अलग अलग जनरेशन्स जो कश्मीर में हम लोग रहते थे लेकिन अब नहीं रहते, हमारे मकान जो हमसे दूर हो गए, वो डिस्प्लेसमेंट की कहानी है। बट उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने सिर्फ अपने ही रंग में नहीं पिरोया है। वो डिस्प्लेसमेंट मैं उसको एक ग्लोबली देखती हूँ कि लोग हर जगह जो डिस्प्लेस्ड हैं फॉर मैनी रीजंस, वेदर इट इज़ वॉर, वेदर इट इज़ कैलामिटीज़, वेदर इट इज़ नेचुरल कैलामिटीज़। अभी LA में फायर्स हुई, लोगों ने अपने घर खो दिए। तो वो जो एक फीलिंग है, क्योंकि वो मेरे लिए इतनी पर्सनल है, उसको मैं समझ सकती हूँ कि व्हाट डज़ लॉस ऑफ होम मीन। तो मैंने उसको एक गाने में कैप्चर करने की कोशिश की है। तो वो गाना एक ऐसा गाना नहीं है जिसको आप मॉडर्न, आजकल के जो गाने बन रहे हैं 2 मिनट के गाने, 3 मिनट के गाने, वैसा गाना नहीं है। आज के ज़माने में मैंने 7 मिनट का गाना बनाया है, क्योंकि वो कहानी है, इट्स नॉट अ सॉन्ग। सो एवरी सॉन्ग हैज़ अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। बट मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये ज़रूर है कि लोग जो उस गाने को, जिस तक वो पहुँचना है गाना, वो पहुँच गया है। वो, मैं जब अपने कॉन्सर्ट्स करती हूँ तो लोग आके मुझसे वो गाना पूछते हैं कि आप वो गाएँगी। और मैंने बाहर, देश के बाहर बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं जिसमें लोग जो अपने घरों से दूर है, वो सिर्फ मेरे मकान, और मेरा एक शो है सॉन्ग्स ऑफ होम। सॉन्ग्स ऑफ होम में हम घर की बात करते हैं, आइडिया ऑफ होम की बात करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसको लेके मैं बहुत पर्सनली पैशनेट हूँ। तो उसमें फोक स्टोरीज, उसमें घर क्या होता है, इज़ इट अ पर्सन, इज़ इट एन आइडिया, इज़ इट एन आइडेंटिटी, व्हाट इज़ होम। we try to explore these themes, and Mere Magan is the crescendo of that show, and lot of people love that show because it makes them connected to their roots, or makes them, they relate to that displacement in some way. So संगीत अलग अलग तरीके से, अलग, एक ही इसमें नहीं भुन सकते। इंस्पिरेशंस हर तरह से आती है। और मैं अपने आप को एज अ सॉन्ग राइटर, आई लुक एट माई सेल्फ नॉट इन वन बॉक्स। आई लुक एट माई सेल्फ एज समवन हु हैज़ लॉट्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और मैं हर तरीके से उससे एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती, लोग आपको बॉक्स में ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आवर जॉब इज़ टू जस्ट जंप राइट आउट ऑफ द बॉक्स, एंड आई कीप ट्राइंग टू डू दैट। फिर से मैं कहना चाहूँगा, मेरा मकान है क्या? मेरे मकान एक कहानी है, जी, एक गाना है, एक अगर कहानी सुनने के लिए मिले तो बेहतर होगा। है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा सुनाती हूँ। हाँ, हाँ। बेआवाज हूँ मैं, पूछूं किससे ये बता, क्या होगा कभी मेरा, तू बता, फैसला, पहुँचूंगा कब अपनी गली, अपने कूचे, अपने मकान, मेरे मकान, मेरे मकान बढ़ता ही जा रहा है, तुझसे मेरा फासला, मेरे मकान।
वंडरफुल। आपने जिस तरह से अल्फाज की बात की, जिस कहानी की बात की, वो नज़र भी आ रहा है उसके अंदर, वो फील हो रहा है मेरे थैंक यू, मकान। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती, कौन होती और क्यों होती? रबाब होती मैं शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो रबाब की जो वो जो साउंड है और उसका वो मुझे बहुत उससे बहुत प्यार है। मेरे हर गाने में आपको उसकी महक मिलेगी और मेरी साउंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रबाब, क्योंकि मेरी मिट्टी से जुड़ा हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट। और मैं उसको लाइव भी अपने शोज़ में यूज़ करती हूँ, हम परफॉर्म करते हैं उसको, हमने अलग अलग रंगों में डाला है उसको, हमने दिलबरों के कंटेम्प्ररी एक्लेक्टिक रंग में भी डाला है, मेरे मकान की जो वो सोलफुल पुकार है उसमें भी ढाला है, हुक्कुस बुक्कुस की मस्ती में भी है, रोशवल्ला के जोश में भी है। तो रबाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कश्मीर की वादियों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं अगर एक इंस्ट्रूमेंट होती तो रबाब ही होती। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं, कश्मीरी कहवा या मसाला चाय या फिर कुछ और, आपको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं ना, क्रिएटिव क्या बनाता है? कहवा इज़ माय फेवरेट, मेरे लिए वो एक एकदम सोल ड्रिंक है। जब भी मुझे कुछ एक एक मेंटल भारीनेस भारी होती है तो वो हम कहवा हम सबके लिए, कश्मीरियों के लिए एस्केप है। वी लव इट। एंड कश्मीरी कहवा और जो हमारे यहाँ पे बनती है नून चाय, शीर चाय, जी। वो भी बहुत ही एक, अगर आप उसके टेस्ट में ढल गए हैं तो वो एक फीलिंग है, एक इमोशन है। ऐसी कौन सी बात जो ज़्यादातर आपके फैंस नहीं जानते? अ, बहुत सारी बातें। जैसे कि बहुत लोग जानना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या होता है, हाउ डू यू मैनेज मदरहुड एंड म्यूज़िक, और आप कैसे अपनी एक लाइफ कैसे चेंज होती है एज अ वुमन वंस यू बिकम अ मदर, एंड हाउ डू यू हैंडल वर्क एंड होम एंड करियर एंड एवरीथिंग साथ में। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत पर्सनल चॉइस का मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में बहुत क्षमता है एज विमेन, जो औरतें हैं, हम लोग एक नेचुरली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जेंडर है। मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़, हमारे अंदर वो नर्चरिंग इमोशंस, और साथ में ही वो ड्राइव, जो शक्ति, शिव शक्ति की बात है ना, तो वो शक्ति में ही है वो सब चीज़ें। तो वो हम चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। और आजकल लड़कियां हर तरीके से अपने घर पे भी, अपने करियर पे भी, हर जगह अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। मैं ये कहना चाहूँगी लेकिन बहुत ऑनेस्टली कि ये एक बहुत ही ड्रेनिंग प्रोसेस है, ये आसान नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है, ये आपको कंटिन्यूअसली, लोगों को शायद सोशल मीडिया पे देख के लगता होगा कि हम कितने अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कभी भी आसान नहीं होता। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ड्रेनिंग। यू डेफिनेटली नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, वो विलेज सपोर्ट सब चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप खुद से क्या चाहते हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा करियर मेरे को एक ऐसे तरीके से नरिश करता है जैसे मेरा और कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने ये पर्सनल चॉइस ली थी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि कोई भी इसका ज़बरदस्ती प्रेशर ना लें। आप ये इसलिए ना करें कि बाकी सब कर रहे हैं, आप इसलिए करें क्योंकि आप चाहती हैं और आप नहीं रह सकती। आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को अपने काम से भी जोड़ती हैं उतना ही जितना घर से। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको इस मशक्क़त के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और ये इवेंचुअली बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, और मुश्किल है बट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से दैट इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड डू इट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, यू शुड डू इट बिकॉज यू कांट डू विदाउट इट। कह सकते हैं हिम्मत नहीं हारनी, मंजिल आपके करीब है। जी बिल्कुल। आज के वक्त में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की जैसे आपने बात की, मैं वही पूछना चाहूँ, आज के वक्त में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को किस तरह चैलेंजेस का म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या सबसे बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? बहुत सारे हैं। डिस्कवरी सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बूम हुए हैं, एक बून और बेन दोनों हैं, इनका अच्छा और बुरा दोनों हैं।
अच्छा ये है कि आपको आज आपके पास एक्सेस है और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उसी साथ में बहुत क्लटर है और बहुत सारे लोग, बहुत ही ज़्यादा ये बन चुका है, मिक्स हो चुका है, इतना कंफ्यूजिंग मिक्स है कि अब डिस्कवर होना मुश्किल हो गया है। तो बेसिकली सच ये है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं, राइट? आप सोशल मीडिया वही है। तो आप सोचेंगे कि आप उसे एस कर रहे हैं और फिर वो आप मतलब वो कुछ बदल देंगे क्योंकि आप ही उसके प्रोडक्ट हैं। तो इस वजह से ये ज़रूर है कि डिस्कवरी बहुत मुश्किल हो गई है, और मुश्किल हो गई है, बट एट द सेम टाइम और जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक तरह के आर्टिस्ट, एक पर्टिकुलर मोल्ड के पीछे भागने की उसमें है, क्योंकि सबको एक क्विक सक्सेस चाहिए। लोग किसी को, जो आर्टिस्ट को एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होता है, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए होता है, करने वाले कम से कम लोग हैं। तो मेरी जर्नी जो रही है, मैं एक ट्रू ब्लड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। मैंने आज तक मैं जहाँ भी पहुँची हूँ, मैं आज तक किसी लेबल के साथ साइन नहीं हुई हूँ। जो भी हुआ है मैंने, मतलब इसको बोलते हुए मैं काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ कि मैं जहाँ हूँ आज अपने ही बलबूते पे हूँ। किसी और ने मेरी आके मदद नहीं करी है इसमें। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सीन है, ये आपको खुद ही बनाना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत हिम्मत और करेज लगती है, जो होनी चाहिए, और जो मैंने अपने म्यूज़िक में दिखाई है। और कश्मीरी भाषा में जैसे गाना शुरू करना, एकदम ही कोई नहीं मतलब कर रहा था, तो उसमें जाके उसको पूरा डेवलप करना, उसको शुरू से स्टार्ट करना, और फिर मैं अपने कॉन्सर्ट्स एट्सेट्रा मैं सब कुछ खुद करती हूँ। और मेरा एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इज़ लाइक यू प्रोड्यूस, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट, सेल्फ पुट इट आउट। It's a harder journey, but at the same time, it's more authentic and organic. So I'm happy about that. मल्टीपर्पज़ कह जी। सकते हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या आपको लगता है फ़ोक और रीजनल म्यूज़िक जो हैं उनको मेनस्ट्रीम मीडिया में उतनी रिकग्निशन नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए थी? अगर नहीं, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, वो है कि एक अलग-अलग तरह की कहानियों को प्लेटफ़ॉर्म करने वाले और सारे मतलब मीडिया को भी अपना एक नज़रिया खोलने की ज़रूरत है। और सिर्फ़ वही जो चल रहा है, सिर्फ़ उसी के बारे में अगर वो बात करेंगे, तो फिर तो मीडिया का वो काम नहीं है ना। जो चल रहा है वो तो खुद भी चल रहा है। तो जो आपको चलाना है, वो उसके लिए आपको नई कहानियों को डेवलप करने के लिए थोड़ी करेज और थोड़ा-सा वो सिस्टम्स हैव टू चेंज। बट इट विल टेक टाइम। थोड़ा बहुत हो रहा है, अभी बेटर हो चुका है, काफ़ी कुछ बेहतर हो चुका है, और बेहतर हो सकता है। सो जी। जो लोग आपको देख रहे हैं, एक तो आप कश्मीर की इंस्पिरेशन है बहुत सारी गर्ल्स की, बहुत सारे लोग्स की कह सकते हैं, और जो लोग इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, यूथ हैं, किस तरह उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? किस तरह उनके जो चैलेंजेज़ हैं, जो स्टार्टिंग फ़ेस होता है, किस तरह से वो चैलेंजेस को फ़ेस करें, उससे आगे निकलें, अपनी मंज़िल तक पहुँचें? खुद में ही विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सुनाएँगे, बहुत एडवाइस भी देंगे। मुझे लगता है एडवाइस एक ऐसी चीज़ है जिसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए। किसी और के लिए जो एडवाइस काम कर रही है, शायद आपके लिए ना करे, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत अलग है। आप जो कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों के फ्रेमवर्क में बैठे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सबको समझ आएँ। It is okay if no one understands you. It's okay if no one gets what you're doing, and you still do it. You do it every day because you get it. And then one fine day, once it starts working, then everybody will come and say that, oh my god, this is what, फिर आपके साथ सब लोग जुड़ जाएंगे। और ये होता ही है। जब तक कोई भी चीज़ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ना हो, तब तक लोग यही कहते रहेंगे कि आप खुद ही करो। और फिर जब वो हो जाए, फिर लोग कहेंगे कि अरे हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं, क्योंकि अब कुछ बन गया इधर। तो वो बी योर ओन cheer लीडर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स टू cheer you on. Don't wait for the world to recognize what you're doing. Art is ultimately an big art is ultimately about self-expression. It is, you do it when it works, you do it when it doesn't work, you do it when you don't feel like it, you do it every single day. And don't wait for anyone else to come and say that, validate you. The minute you are dependent on that validation, वो आपके अंदर से ही motivation will not stay.
बिकॉज़ कोई आपको वैलिडेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? खुद करो, क्योंकि आप आर्ट के बगैर जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, बस उतना ही है। और देन एवरीथिंग विल कीप गोइंग ईज़िली एंड ईज़ी तो नहीं रहेगा, आई विल नॉट से इट्स नॉट ईज़ी, बट आप अपने एटलीस्ट अपने साथ ट्रू और ऑनेस्ट रहेंगे। कह सकते हैं जब आप कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो कारवां आपके पीछे चलना शुरू हो हाँ जाता जी, है। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, बिल्कुल। लेकिन आप अपना सूरज खुद बने, किसी और का की सलाम का वेट ना करें क्योंकि वो बहुत सारे अलग सूरज हैं जो चढ़ चुके हैं और वो उनके पीछे भाग रहे हैं अभी। जी। यूथ का इंटरेस्ट जो है फ़ोक म्यूज़िक की तरफ कितना हो रहा है आज के वक़्त में देखा जाए तो? बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी मिट्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। यही बात है कि हमें सबको लगता है कि बॉलीवुड ही एक बॉलीवुड और एक तरह के गाने ही एक्चुअली लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा लगता है कि ऑडियंस को ये चाहिए। ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्टिस्ट का काम है कि ये आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। ऑडियंस डज़न्ट नो हमें क्या चाहिए। आप उन्हें कुछ नया ला के दें, और फिर हमारी जो इंडिया की ऑडियंस है वो बहुत इवॉल्व्ड है, उनका कान भी अच्छा है, उनको सुनना भी आता है, उनको समझ भी आता है। वो ऐसे ही लूज़ी-फ्लूज़ी ऑडियंस नहीं है हमारी। तो आप उन्हें अपना कुछ सुनाएँ, और फिर जब ऑडियंस आपको बहुत प्यार देगी, अब इन इन ऑडियंस आपको मिल ही जाएगी, लाइक इट दे विल फाइंड यू इफ यू डोंट हैव टू गो एंड फाइंड एक रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं। देम। एक गाना जो आपका मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देता है। बहुत सारे गाने हैं यार, कैसे बताऊँ एक गाना? एक आर्टिस्ट हैं फ्लाविया कालो करके, स्पेनिश आर्टिस्ट हैं। उनका एक गाना है सनशाइन, तो वो मेरे को 1 सेकंड में ऐसे एकदम हैप्पी हो जाती हूँ मैं। ओके। आपका फ़ेवरेट कश्मीरी फ्रेज़? बेबकेचा। एक आर्टिस्ट जिनके साथ जैम करना आपका सपना है? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यार, कैसे बताऊँ एक, बहुत सारे हैं। रहमान सर हैं, बहुत बड़ा सपना है, और हिंदुस्तान में और बाहर तो बहुत सारे, ब्रूनो मार्स से लेके उनके अभी जो स्पेशली जिस तरह के गाने वो आप आजकल कर रहे हैं, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, हिज कोलैबोरेशंस आर जस्ट वो एक जगह जहाँ आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है? मेरे घर में एक बालकनी है, उसमें एक कॉर्नर है उधर। उधर मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहाँ पे, पक्षी-वक्षी आते हैं, बर्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ मुझे अच्छा लगता है। इंस्पिरेशन कभी आती है, कभी नहीं आती। इंस्पिरेशन मुझे बहुत अलग-अलग तरह से आती है, कभी गाड़ी चलाते हुए आती है, कभी ज़्यादातर गाड़ी चलाते हुए आती है, और स्पेशली जब शो ख़त्म हो गया हो, या फिर मैं एक किसी बहुत ही बिज़ी डे के बाद गाड़ी चला रही हूँ, तो मुझे बहुत गाने आते हैं उस समय। कश्मीरी फ़ोक या वेस्टर्न फ्यूज़न अगर सिर्फ़ आपको एक चूज़ करना हो? एक चूज़ करना ही क्यों है? आर्ट इज़ अबाउट एवरीथिंग, सो आई वुड चूज़ एवरीथिंग, नॉट जस्ट वन। मैम आजकल देखा जाए तो फीमेल किस तरह से अट्रैक्ट हो रही हैं और इस इंडस्ट्री में कितनी अपनी शोहरत हासिल कर पा रही हैं, अपने मुकाम तक पहुँच पा रही हैं। किस तरह देखती हैं आप इस चीज़ को? ये एक हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे वुमेन पर्सपेक्टिव मुझे लगता है बहुत मिसिंग रहा है बहुत देर से। वो आप मेन स्ट्रीम में भी देख लीजिए, बॉलीवुड में भी लड़के ही लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी गाने लिखते भी हैं, गाते भी हैं। अगर लड़कियों का पार्ट होता भी है तो वो इतना सा होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ lack of perspective in mainstream of women, but that is changing. आज की डेट में विमेन कंपोजर्स भी आप देख लें तो बहुत गिन चुन के हैं। अगर कोई कहता है विमेन कंपोजर्स, तो मतलब मैं, बहुत कम लोग हैं जिनको आप आसपास देख के इंस्पिरेशन भी लेना चाहें। मैंने हमेशा से कोशिश की है मैं वो चीज़ बदलूँ, क्योंकि मुझे लगता है विमेन आर ब्यूटीफुल कंपोजर्स। आई एम वन माई सेल्फ एंड देर आर सो मैनी अदर्स नाउ, बट धीरे धीरे वो बदल रहा है। और इट्स हार्डर एज अ फीमेल आर्टिस्ट टू क्रिएट अ प्रेजेंस इन दिस इंडस्ट्री, और स्पेशली अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो किसी स्टेरियोटाइप को नहीं adhere करते, which is also what I have done. I am not any stereotype, whether it is in of a woman from Kashmir, or if it is from this, या फिर आज की डेट में आपको कैसे, मैं जो हूँ मैं उसको completely own करती हूँ। ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं आज की डेट में, और लेकिन हैं जो बढ़ रहे हैं, और बढ़ना चाहिए मुझे लगता है।
और लड़कियों को लिखना चाहिए, और लड़कियों को कंपोज करना चाहिए, और लड़कियों को स्टेज पे होना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट. कोई ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? बस यही कि अच्छा म्यूज़िक सुनते रहिए, और अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते रहिए, और हर तरह का म्यूज़िक सुनिए. और बस शुक्रिया आपका मेरे को बुलाने के लिए, एंड धन्यवाद. ये थी हमारे साथ आभा हंजुरा मैम, एक जानी मानी शख्सियत. मैं कह सकता हूँ ये एक सिंगर नहीं बल्कि एक एहसास है, और अपनी जब म्यूज़िकल जर्नी, फोक म्यूज़िक से लेकर सारी तमाम बातें आज हमारे पॉडकास्ट में हमसे डिस्कस करी. किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से एक मुकाम पर पहुंची, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो सब इस पॉडकास्ट में बखूबी बयां किया. ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए DNN24. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क. तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो.